नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड 1960 की धारा 124 ए की, जिसे 124 के का भी आप कह सकते हैं। साथियों, आजकल ये धारा सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि एस.जी. बुम्बेडकर ये रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है और इस याचिका में कहा गया है कि 124A का दुरुपयोग हो रहा है, इसका मिसयूज हो रहा है। लोगों को, देश की जनता को यहाँ जनता की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, उनकी बोलने की आज़ादी को प्रतिबंधित किया जा रहा है। अगर सरकार के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर, राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। इसलिए चूँकि इस धारा का मिसयूज हो रहा है, इसलिए इसको ख़त्म कर दिया जाए। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भारत सरकार से उनका पक्ष देने को कहा है और बल्कि पिछले दिनों जब इसकी सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस.वी. रमन, उसके बाद ए.बी. बोपन्ना और फिर ऋषिकेश राय, मतलब मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो गठित बेंच है, उसने साफ कहा था कि 124A औपनिवेशिक कानून है। अंग्रेजी सरकार ने इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी को, यानी बोलने की आज़ादी को दबाने के लिए, देश में आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयासों को ख़त्म करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने इस कानून को लागू किया था। इसलिए इस औपनिवेशिक कानून को देश हित में खत्म कर दिया जाना ही उचित है। और इस पे भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखते हुए भारत सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनका तर्क देने को कहा है। भारत सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने हालांकि ये नहीं कहा है कि इस कानून को सरकार खत्म कर देगी। उन्होंने, अटॉर्नी जनरल ने कुछ ऐसा संकेत किया है कि सरकार इस कानून को कुछ लचीला बना सकती है। बहरहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा है लिखित रूप में। अब हम बात करते हैं कि 124 है क्या। आप तो एक चीज़ तो आप समझ गए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना है कि ये औपनिवेशिक कानून है। अंग्रेजी हुकूमत ने इसको लागू किया था और ये देश की आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अब भारत सरकार का तर्क क्या है? भारत सरकार इसे पूरी तरह से ख़त्म करने के पक्ष में नहीं है। भारत सरकार कह रही है कि इससे, अगर इस धारा को हम हटाते हैं तो कई लोग जो है देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ राजद्रोह करेंगे और सरकार अराजकता की स्थिति पैदा करेंगे, हिंसात्मक वातावरण देश में बन सकता है। इसलिए इसको ख़त्म करना उचित नहीं होगा। बहरहाल अभी लिखित रूप में सरकार का तर्क कोर्ट में नहीं गया है। कोर्ट में सरकार का तर्क जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, ये बात की बात है। बहरहाल हम बात करते हैं ये कानून है क्या। तो साथियों, ये सही बात है कि ये अंग्रेजी सरकार ने इस कानून को लागू किया था 1860 में। जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 में हुई, उसके बाद लगभग पूरे देश पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अंग्रेज़ों ने इस तरह का कोई दोबारा मतलब इस तरह का आंदोलन ना हो, संघर्ष ना हो, इसलिए उन्होंने कई सारे कानून बनाए और भारतीय दंड संहिता इसी कारण से 1860 में उसको एग्जिस्ट में लाया गया था। तो 1860 में ही 100 भारतीय दंड संहिता की धारा 120 से लेकर के 130 तक, 121 से लेकर के 120 नहीं, 121 से लेकर के 130 तक जो रखा गया, वो रखा गया आपका ऐसे अपराध जो राज्य के विरुद्ध किए जाएं। धारा 121 से लेकर 130 के बीच में ऐसे अपराध रखे गए जो राज्य के विरुद्ध किए गए हों या किया जाएगा, और उसमें दंड के प्रावधान किए गए। अधिकांश धाराओं में, यानी 121 से लेकर के 130 तक की अधिकांश धाराओं में उसके उल्लंघन पर आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब हम उसी में 124 है। 124 क्या है? 124 में
124 और 124 अ में ये है कि आपके बोलने से, आपके लिखने से या आपके किसी संकेत से, वो संकेत विजुअल भी हो सकता है, वो संकेत ऑडियो भी के रूप में भी हो सकता है, अगर देश के, अगर सरकार के प्रति अहिंसा की भावना, सरकार के प्रति नफरत की भावना, सरकार के प्रति अप्रीत की भावना, और सरकार को यहाँ डिफाइन किया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ, सरकार से मतलब है भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार, यानी भारत में विधि द्वारा सरकार स्थापित सरकार के खिलाफ यदि आपके बोलने से, आपके लिखने से, आपके किसी इशारे से, आपके किसी दृश्य, आपके किसी वीडियो से, किसी ऑडियो से अगर अहिंसा का वातावरण पैदा होता है, सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा होता है, सरकार के खिलाफ जो है नाराज़गी होती है, सरकार के खिलाफ अप्रीत का पैदा होता है या इसका प्रयास होता है, तो आपको राजद्रोह का आरोपी माना जाएगा और उस राजद्रोह के आरोप में आपको न्यूनतम 3 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। तो दोस्तों ये है राजद्रोह जो 124 भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में जिसका वर्णन है, सजा का भी प्रावधान है और उसको डिफाइन भी किया गया है कि क्या है राजद्रोह। और इसके तहत साथियों, इसके तहत 2014 से लेकर के 2019 तक, यानी पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार के आने के बाद से लेकर के जब उनकी दूसरी सरकार बनी उसके तक 2019 तक, 2014 से 2019 तक इस धारा के तहत 326 मुकदमे भारत में दर्ज हुए। भारत के विभिन्न थानों में 326 मुकदमे दर्ज हुए। 326 मुकदमे जो दर्ज हुए उसमें 559 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और आपको जानकर हैरत होगी कि इस 559 लोगों में सिर्फ 10 लोगों के खिलाफ दोष साबित हो पाया अदालत में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस धारा का दुरुपयोग हो रहा है। और इन्हीं तर्कों के आधार पे अम्बेडकर साहब ने माना कि इसको आप खारिज कर दीजिए क्योंकि इसमें इसका दुरुपयोग हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अम्बेडकर के तर्क को माना है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने चिंता इस बात की जताई है कि ग्रामीण इलाके में अगर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है राजद्रोह के खिलाफ तो वो आदमी तो लंबे समय के लिए पिस जाएगा कोर्ट की चक्की, जेल की चक्की में। और सबसे बड़ी बात है कि आर्टिकल में, मतलब भारतीय दंड संहिता में ऐसा कहीं भी लिखित नहीं है कि अगर कोई अधिकारी, कोई पुलिस अफसर इसका दुरुपयोग करता है तो उसकी जिम्मेदारी किस तरह से तय होगी। तो चूंकि जिम्मेदारी नहीं है इसलिए कोई भी पुलिस का थाना, पुलिस का अधिकारी चाहे तो किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दे। ये चिंता का सबसे बड़ा विषय है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पुनर्विचार कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। तो एक चीज़ तो आपने समझ गए, दुरुपयोग का अगर हम बात करें तो 326 मुकदमे दर्ज हुए, 559 लोग गिरफ्तार हुए और सिर्फ 10 लोगों को सजा दोष सिद्ध हो पाया कोर्ट में। तो इसका मतलब दुरुपयोग तो हो रहा है ना। अब सवाल है कि दुरुपयोग किस लेवल पर हो रहा है और क्या ये पहले ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम आते हैं, इसकी बात करते हैं 1962 के से ही शुरू करते हैं। 1962 में केदारनाथ यादव बनाम बिहार सरकार एक मुकदमा चला। तो केदारनाथ यादव उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। उन्होंने तत्कालीन बिहार सरकार के खिलाफ भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने सरकार की आलोचना की और उस आलोचना के कारण सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। यही 124A की धारा में मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज हुआ तो उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की कि ये गलत मुकदमा दर्ज हुआ है हमारे खिलाफ। हाई कोर्ट ने उनके तर्कों को माना और उस मुकदमे को खारिज करने का आदेश दे दिया। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की एक खंडपीठ बनी और उस खंडपीठ ने पूरा विचार करने के बाद इस धारा को 2 तरह से देखा, 2 तरीके से इसको डिफाइन किया। पहला ये डिफाइन किया कि केदारनाथ यादव के मामले में सरकार ने जो मुकदमा दर्ज किया था उसको खारिज कर दिया। कहा कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलना कोई ऐसा नहीं है कि राजद्रोह है। एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में इसको केदारनाथ मामले में 124A की धारा में केदारनाथ को बरी कर दिया कि आपके खिलाफ गलत लगाया गया है। और दूसरा उन्होंने एक दूसरे पार्ट को भी डिफाइन किया। दूसरे पार्ट ये था कि ये ठीक है कि व्यक्ति की आज़ादी में सरकार के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता है,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि सरकार के खिलाफ हिंसा का वातावरण बने, सरकार के खिलाफ अराजकता फैले, देश में अराजकता फैले और नफरत, लोगों के बीच नफरत और वैमनस्य पैदा हो। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अगर आपके बोलने से हिंसा होती है या सरकार के खिलाफ हिंसा की अपील की जाती है, दैट मीन्स वी विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 124A। तो कुल मिलाकर के वहाँ पर में दो तरह से बात होगी। सिर्फ बोलना, सरकार के खिलाफ भाषण देना राजद्रोह नहीं माना गया, और दूसरा ये कि अगर आप बोलते हैं और उससे हिंसा होती है, सरकार के खिलाफ अस्थिरता पैदा होती है, तो आपको दोषी माना जाएगा। अब हम आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रावधान में अपने ही उस 1962 के फैसले को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ मानना है कि ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी जो मुकदमा चल रहा है, इसको हटाने की जो याचिका पर सुनवाई चल रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप औपनिवेशिक कानून है और इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को चुप कराने के लिए किया था, इसलिए इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये ख़त्म कर दो। अब पिछले दिनों हमने देखा भी, ये जो जब 26 जनवरी में जो लाल किला पे हिंसा हुई, लाल किला पे आंदोलन हुआ, किसानों ने आंदोलन किया, तो उसके बाद एक टूल किट मामला उभरा था। उसमें दिशा रवि को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था कि इन्होंने ऐसा टूल किट बनाया जिसके चलते किसान और खालिस्तान समर्थक लोगों ने इसका इस्तेमाल किया और उसका भारत सरकार के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया। और वही टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने, दिशा रवि ने जो टूल किट बनाया था, उसका इस्तेमाल करते हुए ग्रेटा थनबर्ग, फॉरेनर ने, विदेशी ने उसको भारत के विरुद्ध भावना को भड़काने में उसका काम किया। हालांकि कोर्ट ने इसको नहीं माना। कोर्ट ने दिशा रवि को जो है दिल्ली सरकार के तर्कों को, दिल्ली पुलिस की तर्कों को खारिज कर दिया था। दिशा रवि को तुरंत जमानत मिल गई थी, जबकि इस धारा में जब मुकदमा दर्ज होता है तो आजीवन कारावास का प्रावधान तो है ही, साथ साथ इसमें जमानत भी गैर जमानती धारा है, ये जेल जाना ही पड़ेगा आपको। तो उसको दिशा रवि को पुलिस के तर्कों को दिशा रवि मामले में सरकार ने नहीं माना था। इसी तरह से विनोद दुआ मामले में भी सरकार को किरकिरी हुई थी जब उनके खिलाफ मुकदमा हुआ था राजद्रोह का। इससे पहले कंगना रनौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को फटकार लगाई थी। तो कुल मिलाकर के ये है कि 124A के लगातार जो है कोर्ट ये सुर्खियों में है और कोर्ट इस पर सरकार से अंततः जवाब मांगा है। अब अगर आपके लिए इसमें समझना ये है कि 124A जो राजद्रोह को डिफाइन करता है वो भारत में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ तर्क हैं, जैसे केदारनाथ बनाम बिहार सरकार 1962 में सुप्रीम कोर्ट का मत है। उसके बाद कंगना रनौत के मामले में क्या हुआ वो आपके सामने है। उसके बाद दिशा रवि के मामले में क्या हुआ वो आपके सामने है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो आपके सामने है। तो इन सभी को देखने के बाद भारत सरकार कोर्ट में क्या अपना पक्ष रखती है ये भी आपको देखना पड़ेगा। और यदि आप सिविल सर्विसेज या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप इस चश्मे से देखिए और ये सही है या गलत है, इस धारा को खारिज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आपको अपने हिसाब से मतलब तर्क बनाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आप कोई भी तर्क बनाएंगे उससे पहले ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार और देश में अंतर होता है। 1960 की जो भारतीय दंड संहिता है वो अंग्रेज सरकार ने बनाया था। उस समय अंग्रेज सरकार खुद को भारत मानती थी। अंग्रेज़ों का मानना था कि भारत मतलब अंग्रेज। तो उन्होंने सरकार के खिलाफ जो कुछ भी था उसको वो भारत देश के खिलाफ मानते थे। लेकिन इसलिए उस समय और आज के समय में अंतर है, हमें उसको समझना पड़ेगा। आज सरकार का मतलब देश नहीं है, सरकार ही हम ही लोगों में से है और देश भी हम ही लोग हैं। यानी हम लोगों में से कुछ सरकार में है और बाकी देश है। तो आज देश का विरोध, सरकार का विरोध देश का विरोध नहीं होता है। अगर तर्कपूर्ण विरोध आप सरकार का कर रहे हैं तो इसको देश का विरोध नहीं माना जाएगा। 1962 में जब केदारनाथ यादव बनाम बिहार सरकार मामले में 124A पर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना मत दिया था तो उन्होंने साफ कहा था, उन्होंने सरकार और देश में अंतर किया था कि सरकार का मतलब देश कतई नहीं होता है। और आज संभवतः जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आज
की जो सरकार है केंद्र की, वो शायद ये गलती कर रही है कि सरकार का मतलब देश को मान रही है। ये मेरा मत हो सकता है कि ये गलत भी हो। तो अगर आपको 124A में जानना है तो इन तमाम तर्कों के साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि अंग्रेज़ों के कानून में सरकार और देश एक है। अंग्रेज और भारत को उसने एक करके देखा है, जबकि आज इसको हमें अलग चश्मे से देखना पड़ेगा। उन्होंने सारे कानून, अंग्रेजों ने भारतीय दंड संहिता के सारे आर्टिकल, धाराएं अपने हिसाब से बनाई थी धारा, इसलिए हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यही इशारा मोदी सरकार से किया है, यानी केंद्र सरकार से किया है। तो ये आप सभी के लिए, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी, और नहीं कर रहे हैं तो भी, अगर आप सामान्य नागरिक तो भी इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये 124 धारा आर्टिकल भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के बारे में हमारा ये था आपका आज का एपिसोड में हमने बताया आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से संविधान के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में एक आपको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आपको मिले, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।